India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान मुफ्त की स्कीमों की घोषणा किए जाने के कारण लोग काम करने से बच रहे हैं और देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है ये। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से जो चुनावों के ठीक पहले घोषित की जाती हैं, कोई लाडली बहना, कोई दूसरी योजना, इस वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लोगों को बिना काम किए ही कुछ राशि मिल रही है। क्या लोगों को मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा? लोगों को राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने ये बातें कही। पीठ ने आगे यह भी कहा, हम लोगों के प्रति आपकी सद्भावना को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें सोसाइटी की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए और देश के विकास में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए? न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही। 6 हफ्ते बाद अब अगली सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य शहरी बेघरों के लिए आश्रय समेत प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि इस मिशन को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्तों बाद रखी है। दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की सुविधा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को बच्चों के माता पिता के रहने वाले एड्रेस और उनको मिले हुए कार्ड की जानकारी देने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनजीओ रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ओर से दाखिल याचिका की ओर से पेश वकील से कहा कि आप बच्चों की जानकारी देने के बजाय दिल्ली के अलग अलग हिस्से में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, जिसमें उनके रहने का पता, घर का नंबर, उनकी स्थिति और आवास के प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे उनके लिए जरूरी सुविधा दिए जाने पर विचार किया जा सके। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि इन सब रोहिंग्या शरणार्थियों, वही पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने एनजीओ से स्पष्ट करने को कहा था कि दिल्ली में किन जगहों पर रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बच्चों को शिक्षित करने की बात आती है तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह रोहिंग्या अप्रवासियों के बच्चों पर भी लागू होता है, जिन्हें स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाई हो रही है। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह इस बात पर गौर करेगा कि शरणार्थियों के निवास की पुष्टि करने वाले विवरण जमा होने के बाद वह राहत कैसे बढ़ा सकता है। कोर्ट ने कहा, शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। हमें यह जानना होगा कि वे कहाँ हैं, फिर इसकी व्यवस्था करें। हमें खुद को संतुष्ट करना है कि वे कहाँ रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। इस मामले पर 28 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी।
1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या के जुड़े एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर यह बहस होगी। यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है। इस मामले में 41 साल बाद यह फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया। इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया। 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया था, उसके पति और बेटे की हत्या कर दी थी और सामान लूट लिया था। इसके बाद उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था। दोनों बार विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट में तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ था। दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। ट्रायल में सज्जन कुमार को दोषी माना गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त डॉक्टर अनिल खुराना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त डॉक्टर अनिल खुराना की नियुक्ति को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना कोई नीतिगत निर्णय लिए 1 सप्ताह के भीतर पद छोड़ना होगा। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वह डॉक्टर अनिल खुराना की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में खुराना को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। डॉक्टर खुराना द्वारा अब तक की गई सेवा के आधार पर उनके लाभों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता डॉक्टर अमरागौड़ा एल पाटिल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में खुराना की नियुक्ति को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने डॉक्टर पाटिल की दलील को सही मानते हुए डॉक्टर खुराना की नियुक्ति को रद्द करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्रालय को अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की गई थी, जिसे डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया था। याचिकाकर्ता की दलील है कि खुराना की नियुक्ति में राष्ट्रीय अधिनियम के तहत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार को होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री का होना जरूरी है, साथ ही कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें कम से कम 10 साल हेल्थ केयर डिलीवरी, होम्योपैथी की वृद्धि और विकास या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 334A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2023 महिला आरक्षण कानून के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण परिसीमन अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा। परिसीमन जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर देश या किसी राज्य में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने या बदलने की प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने उस याचिका पर केंद्र सरकार के साथ साथ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से जवाब मांगा है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने तक महिला आरक्षण को क्यों रोक दिया गया है। कोर्ट ने कहा, चूंकि अनुच्छेद 334A की वैधता को चुनौती दी गई है, इसलिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया जाए। विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव 2023 में किए गए संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से पेश किया गया था, जिसका समापन संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाने वाला कानून में हुआ।
इस कानून ने भारत के संविधान में कई नए अनुच्छेद शामिल किए, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो गई। हालांकि नए अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 334A के अनुसार ऐसा आरक्षण परिसीमन अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा, जो 2023 अधिनियम लागू होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ही आयोजित किया जाना है। हालांकि इस अधिनियम को सितंबर 2023 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी तक कोई जनगणना नहीं की गई। इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षण अभी भी लागू नहीं किया गया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को आगे के विचार के लिए 9 अप्रैल को पोस्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि केवल जिज्ञासा सूचना के अधिकार मंचों से संपर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यूनिवर्सिटी की ओर से यह दलील दी। अदालत 2017 में दायर डीयू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। इस आदेश पर 14 जनवरी 2017 को सुनवाई की पहली तारीख पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा, यहाँ एक मामला है जहां एक अजनबी विश्वविद्यालय के आरटीआई कार्यालय में आता है और कहता है कि 10 लाख छात्रों में से मुझे एक्स डिग्री दे दो। सवाल यह है कि क्या कोई आकर दूसरों की डिग्री मांग सकता है। एसजी ने आगे कहा कि केवल जिज्ञासा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण चाहता है, आरटीआई अधिनियम के तहत ऐसी जानकारी का खुलासा करने का तर्क नहीं है। उन्होंने कहा, लोग किसी चीज में दिलचस्पी ले सकते हैं, लेकिन यह जनहित नहीं है। क्या इसमें कोई जनहित है? इस मामले के तथ्यों में जवाब नहीं होगा। अपनी दलीलें पूरी करते हुए एसजी मेहता ने मामले में दायर हस्तक्षेप आवेदनों का भी जोरदार विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के आवेदन अजनबियों द्वारा कार्यवाही के लिए दायर नहीं किए जा सकते, विशेष रूप से एक वारंट रिट में। मेहता ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एलपीए फैसले पर किसी रोक के बिना लंबित है। पीठ ने कहा, कोई व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण हुआ है, इसके खुलासे में निश्चित रूप से जनहित है। ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्हें योग्यता की आवश्यकता हो, ऐसे पद हो सकते हैं जिन्हें योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी, जब अदालत इस मुद्दे पर अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा दायर जनहित याचिका में नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें इस आधार पर संहिता को चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मुसलमानों और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को विभिन्न आधारों पर यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है और मामले को 6 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। एक अन्य याचिका में वकील आरुषि गुप्ता ने अदालत से यूसीसी के आवेदन के दायरे, विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकताओं और लिव इन संबंधों के पंजीकरण या समाप्ति से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का आह्वान किया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने तर्क दिया कि कुरान और उसकी आयातों में निर्धारित कानून मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास है और यूसीसी 2024 जो इन धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है, कुरान की शिक्षाओं का खंडन करता है। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि 2024 संहिता संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ एक राज्य कानून के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण और गैर अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि ये आवश्यकताएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि जिस व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 324 के तहत शरारत करने के साथ साथ बीएनएस की धारा 333 के तहत घर में अतिक्रमण करने का मामला दर्ज किया गया है, उसे जमानत से पहले की शर्त के रूप में कथित तौर पर हुए नुकसान के अनुसार राशि जमा करने के लिए कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति पीवी किन्नकृष्णन ने कहा कि अदालतों को जमानत देते समय अनिवार्य रूप से यह शर्त लगानी चाहिए और पर्याप्त कारण होने पर ही इसे हटना चाहिए। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अतिक्रमण या ट्रेसपास के प्रावधान क्या है। केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 324 के तहत मिसचिफ और सेक्शन 333 के तहत हाउस ट्रेसपास का आरोपी है तो उसे बेल मिलने से पहले हुआ नुकसान की बराबर रकम जमा करनी पड़ेगी। सेक्शन 333 बीएनएस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति असॉल्ट या तकलीफ करने की तैयारी के साथ हाउस ट्रेसपास करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये नियम हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए जब तक कोई मजबूत वजह इसे ना लागू करने की ना हो। बेल की शर्तों में आरोपी को नुकसान के बराबर आधे या फिर दुगने तक रकम जमा करनी पड़ सकती है। इस केस सुनील कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने लॉ मेकर्स को सलाह दी कि वो इस नियम को ऑफिशियली कानून का हिस्सा बनाने पर विचार करें, खासकर घर, ऑफिस और अन्य संपत्ति के नुकसान के मामलों में। कोर्ट ने जोर दिया कि दूसरों की संपत्ति तोड़ना एक गंभीर अपराध है और अपराधियों को ट्रायल से पहले लीगल पिंच महसूस होनी चाहिए। इस नियम का उद्देश्य ये है कि लोग ऐसे अपराध ना करें और विक्टिम की तकलीफ को समझ सकें। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। सुप्रीम कोर्ट में मकान मालिक या किराएदार से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जहां लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एविक्ट करने के लिए कोर्ट में केस किया था। लैंडलॉर्ड का कहना था कि उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने और अपने बेटे के लिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन टेनेंट ने एविक्शन को चैलेंज किया और 3 आर्ग्यूमेंट्स दी। पहला, कि पहले भी इसी तरह का एविक्शन केस हो चुका है और वो डिसमिस हो गया था, इसलिए ये नया केस नहीं चल सकता। दूसरा, लैंडलॉर्ड ने पहले कुछ प्रॉपर्टीज सेल कर दी थी तो उसकी नीड जेन्युइन नहीं है। तीसरा, अगर एविक्शन हुआ तो टेनेंट को ज्यादा हार्डशिप होगी। अब कोर्ट ने इन तीनों पॉइंट्स पर कहा कि पहले वाला केस रिलेवेंट नहीं है। पहला केस लैंडलॉर्ड के पिता ने डाला था, जबकि यह केस लैंडलॉर्ड ने अपने और अपने बेटे की जरूरत के आधार पर किया है। फादर की नीड और बेटे की नीड अलग अलग होती है। लैंडलॉर्ड की जरूरत सही है, टेनेंट को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सुनवाई से एक बात साफ हुई कि अगर किसी मकान मालिक की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता या कानूनी उत्तराधिकारी की आवश्यकता भिन्न है तो वह बेदखली के लिए नया मामला डाल सकता है। पहले केस का असर नहीं होता अगर जरूरतें अलग होती हैं। पूरी केस की जानकारी देंगी इंडिया लीगल की वेब रिपोर्टर आयुषी त्रिपाठी, जो कि इस केस को फॉलो कर रही थी। आयुषी, कॉमन मैन यदि समझना चाहे इस केस के बारे में डिटेल से क्या कुछ हुआ और क्या इन्फ्रेंस वो ड्रॉ कर सकता है, तो इससे क्या समझेगा, इस पूरे केस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, यह मामला एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का है, जहां लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एविक्ट करने के लिए कोर्ट में केस किया था। लैंडलॉर्ड का कहना था कि उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने और अपने बेटे के लिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन टेनेंट ने एविक्शन को चैलेंज किया और 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला, कि पहले भी इस तरह के एविक्शन केस हो चुके हैं और वो डिसमिस हो गए हैं, इसलिए ये नया केस रेस जुडिकाटा के तहत नहीं चल सकता। दूसरा, कि लैंडलॉर्ड ने पहले कुछ प्रॉपर्टीज सेल कर दी हैं तो उसकी नीड जेन्युइन नहीं है। तीसरा, अगर एविक्शन हुआ तो
तो टेनेंट को ज़्यादा हार्डशिप्स यानी दिक्कत होंगी। अब कोर्ट ने इन तीनों पॉइंट्स पर क्या कहा? पहला कि पहले केस लैंडलॉर्ड के पिता ने डाला था, जबकि यह केस लैंडलॉर्ड ने अपनी और अपने बेटे की ज़रूरत के आधार पर किया था। पिता की नीड और बेटे की नीड अलग अलग होती हैं, इसलिए रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता। दूसरा कि उसने एग्जिस्टिंग शॉप एक्सपैंड करने के लिए अपने बेटे के लिए हार्डवेयर बिजनेस शुरू करने की बात कही थी। कोर्ट ने माना कि प्रॉपर्टी टेनेंट के पास है, वो लैंडलॉर्ड की दुकान के बिल्कुल बगल में है, इसलिए लैंडलॉर्ड की नीड वैलिड है। और तीसरा, कोर्ट ने ये देखा कि टेनेंट के पास पहले से ही एक और जगह है और बिजनेस करने के लिए उसके पास एक और जगह है, तो इसलिए उसने अपनी वह उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है, तो वह उसे इस्तेमाल कर सकता है और एविक्शन से टेनेंट को मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि टेनेंट की पिटिशन डिसमिस करते हुए एविक्शन को सही ठहराया। टेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 6 महीने का स्टे मांगा था, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया क्योंकि यह केस 2008 से चल रहा था और लैंडलॉर्ड को 13 साल बाद जस्टिस मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपील को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था। शुक्रिया आयुषी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.